वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। अब बात होगी अपैरल एक्सपोर्ट्स की। अनिश्चित माहौल में ग्लोबल चुनौतियों के बीच इस क्षेत्र की कैसी तस्वीर है, इसका हम जायजा लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिथिलेश्वर ठाकुर, सेक्रेटरी जनरल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC। आपका शुक्रिया। मिथिलेश्वर जी, निर्यातकों को सपोर्ट करने के लिए करीब 500 करोड़ की रिलीफ योजना का ऐलान किया गया है। संकट के समय आप सरकार की इस पहल को कैसे देख रहे हैं? हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी रिजिलियंट हो चुकी है। आपने देखा कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट था, फिर वो ट्रम्प टैरिफ का इशू आया। सो एक बाद एक चैलेंजेस आते जा रहे हैं एंड वी हैव समहाउ बीन एबल टू ग्रैपल विद दिस। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जब लॉन्च हुआ तो उसके बहुत सारे टुकड़े हैं। इसी एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंदर ये रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि ये रेजिलियंट एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले तो कि जिनका ऑलरेडी शिपमेंट हो गया वो इसको ECGC जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो मॉनिटर कर रही है, और ECGC का चूंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस है इसीलिए उनको ऑनबोर्ड किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि जिन लोगों ने पहले ECGC कवर लिया हुआ है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए उस एरिया में, उनको 100% रिस्क कवरेज मिलेगा। तो उनको आगे के भी आने वाले 3 महीनों में भी उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो ECGC कवर लें, और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट में कम से कम 95% जो है वो रिस्क कवरेज मिलेगा। और तीसरी कैटेगरी है जो MSME एक्सपोर्टर्स की है, जो किसी कारणवश या फाइनेंशियल प्रीमियम नहीं देने की वजह से वो ECGC फैसिलिटी अवेल नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने एक योजना बनाई है कि उनको कम से कम तो पार्शियल रीइंबर्समेंट जो है जो एक्सटेंडेड जो मतलब हाइटेंड जो फ्रेट जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको पार्शियल रीइंबर्समेंट अप टू 50% किया जाए। मिथिलेश्वर जी, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच मैरीटाइम रूट्स में तब्दीली हो रही है। इसके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम पर दिख रहे असर को आप कैसे एनालाइज करते हैं? रिसेंट टाइम्स में जो शिपिंग इंडस्ट्री है उन लोगों ने चार्जेस काफ़ी बढ़ा दिए हैं, वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ गई है, हमारे बहुत सारे सरचार्जेस बढ़ गए हैं। तो उन्होंने एवरेज हम लोगों ने देखा कि कम से कम मिनिमम $1200 पर 20 फीट कंटेनर चार्ज तो बढ़े ही बढ़े हैं। वॉर रिस्क प्रीमियम भी बढ़ा है, जो पहले 0.125% होता था वेसल वैल्यू का, वो 0.2 to 0.4% हो गया है। मिथिलेश्वर जी, गुड्स को मंजिल तक पहुंचने में फिलहाल लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे किस तरह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? हमारा जो एप्पल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जो है, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 33% शिपमेंट US जाता है और ऑलमोस्ट 37% यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड जाता है। तो ये सारे शिपमेंट जनरली रूट होते हैं इसी एरिया से, या तो रेड सी मेडिटेरेनियन सी से रूट होते हैं या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि अभी उनको एक लंबा रूट तय करना पड़ रहा है, जिसके चलते कम से कम 3500 नॉटिकल माइल एक्स्ट्रा जो शिपमेंट जो लगते हैं रूट में, उसके चलते कम से कम डिले हो रहा है कुछ 10 से 15 दिन का। मिथिलेश्वर जी, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल LPG का खास रोल है। LPG की चुनौती के मोर्चे पर इंडस्ट्री आपको क्या बता रही है? तिरपुर क्लस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें जो है वो सप्लाई उनको अनइंटरप्टेड मिलना चाहिए इस सेक्टर को, बिकॉज इस सेक्टर का एक अलग इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यही एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी है। तो उसकी वजह से तिरपुर क्लस्टर से एक रिक्वेस्ट हुआ है कि उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और अनइंटरप्टेड गैस सप्लाई किया जाए। मिथिलेश्वर जी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है और इंडस्ट्री की ईयर एंड प्रोडक्शन कमिटमेंट्स भी होती हैं। ऑर्डर के स्टेटस और एग्जीक्यूशन पर आप क्या बताना चाहेंगे? ट्रम्प टैरिफ की वजह से हुआ था, क्योंकि आपने देखा था कि हमारा जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो सडनली बढ़ा करके 50% कर दिया गया था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% पेनल्टी चार्जेस। तो हमारे बाकी कॉम्पिटिटर जो थे, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया, इनसे हमारा डिफरेंस कुछ 30-31% का हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन बायर कोई भी एक्सपोर्टर उतना लॉस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो वो ऑर्डर्स आने के फ्लो बंद हो गए थे। तो स्प्रिंग सीजन के पुराने ऑर्डर्स आए हुए थे
और समर का आने बंद हो गए थे, क्योंकि टिपिकली जो स्प्रिंग सीजन आता है या कोई भी सीजन आता है उसके टिपिकली 3 महीने पहले इंडिया से शिपमेंट हो जाता है और शिपमेंट के 4 महीने पहले ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, तो 7 मंथ्स का गैप रहता है। अभी जब ये 18% हो गया है अभी जो, और बीटीए की बात चल रही है, तो अब जो है फिर एक नया एक इंथुजियाज्म रिवाइव हुआ है, इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक यूएस का जो हमारा ट्रेड का दौर था वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। रेजिलियंट सेक्टर काफ़ी, चूंकि इतनी चुनौतियों के बावजूद भी आप देखोगे कि अगर आप अप्रैल से फरवरी का 26 का डेटा आप देखेंगे तो लास्ट ईयर से हम पॉजिटिव चल रहे हैं, भले ही 1% के आसपास 0.5% है, बट वी हैव नॉट गॉन बिलो द थ्रेशोल्ड। और हम लोग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करने की सारी संभावनाओं को ढूंढ रहे हैं। मिथिलेश्वर जी, चुनौतियों के बीच एफटीए नए मौके खोल रहा है। जहां तक बात ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की है, अपैरल क्षेत्र इन अवसरों को टैप करने के लिए किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि अब बॉल इंडस्ट्री के कोर्ट में है। कहने की बॉल जो है वो फेयरली एंड स्क्वायरली इंडस्ट्री के कोर्ट में है। तो हमारे जो यूके और ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं वो बांग्लादेश है, वियतनाम है, कंबोडिया है, टर्की है। इन सारे कंट्रीज़ को ड्यूटी फ्री एक्सेस है इन दोनों इकोनॉमीज़ में, और उनको टैरिफ एडवांटेज था, कहीं 12% कहीं 9.6%। तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफ़ी डेंट पड़ रहा था। अभी इन डील के हो जाने से, जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलने से हमें कम्प्लीटली लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, जिसके बदौलत से हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे इन मार्केट्स में। और दीज आर ह्यूज मार्केट्स। यूरोपियन यूनियन हैज़ ह्यूज एपेटाइट फॉर एपरल कंजम्पशन। आप देखेंगे लगभग $200 बिलियन का मार्केट है। मिथिलेश्वर जी, इंडिया ईयू एफटीए जीरो ड्यूटी एक्सेस तो देता है, लेकिन क्या इंडस्ट्री को खुद को इन बाजारों की जरूरतों के अनुकूल तैयार करना होगा, और आखिर इस फ्रंट पर क्या ठोस कदम उठाने होंगे? एक चैलेंजेस हैं उसमें, क्योंकि इन इकोनॉमीज ने नए, हम लोग उसको एनटीबी नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं, नए रेगुलेशंस उन्होंने सेट किए हैं। बहुत कंप्लायंस ड्रिवन ज्योग्राफी है। इन मार्केट्स में, इन एडवांस मार्केट में जाने के लिए हमें कंप्लायंस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और सस्टेनेबल प्रोडक्शन पे, हालांकि हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं, बट हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस डालना पड़ेगा। हमें अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को इन मार्केट के रिक्वायरमेंट से अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। मिथिलेश्वर जी, वैकल्पिक बाजारों में जगह बनाने में समय भी लगता है। ऐसे में नए दौर के गणित के लिए उद्यमी कैसे कदम बढ़ाएं? नहीं, मार्केट टैप करने में समय लगता है, बट यूएस और यूरोपियन यूनियन और यूके जो एक मार्केट है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड मार्केट्स है। हमें सिंपली कंप्लायंस पे ध्यान देना पड़ेगा और अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को हमें उनके डिज़ाइन के हिसाब से, बिकॉज आजकल फास्ट फैशन का युग है, हर एक 15 दिन में डिज़ाइन बदल जाते हैं, फैशन फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। हमें डीकार्बोनाइजेशन पे जोर देना पड़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं। एमएसएमई को हम लगातार कहते आ रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी को आप कॉस्ट एंड कंप्लायंस बर्डन के रूप में मत देखिए। ये एक बिजनेस इंपरेटिव है, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। इन सर्टिफिकेशन के जो बहुत सारे कॉस्ट होते थे जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को देने पड़ते थे, वो कॉस्ट अब पार्शियली रीइंबर्स भी कर दिए जाएंगे। हम हर दिशा में, हमारे पास जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की फैसिलिटी हो, रिसाइकलिंग हो, आप जो पीएलआई देते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं, उसके बजाय टाइम है कि हम मूव करें कि हम सस्टेनेबिलिटी लिंक इंसेंटिव दें। मिथिलेश्वर जी, टेक्सटाइल और अपैरल की गिनती लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में होती है, पर बदलते दौर में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एआई, ऑटोमेशन पर क्या नजरिया रखते हैं? हम लोग आउटर वेयर में वीक है, हम लोग लोअर्स में वीक हैं, हम लोग एथलेजर और स्पोर्ट्स वेयर में वीक है। तो उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमने सजेस्ट किया है कि आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करें। ये कुछ जो प्रोडक्ट्स हम बनाते नहीं हैं, हमें स्केल अप करना बहुत ज़रूरी है। सो स्केल एंड एवरीथिंग हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर भले ही हों, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है। सो हमें इंडस्ट्री 4.0 के लाना होगा। फैशन फोरकास्टिंग में ऑलरेडी हम एआई का यूज़ करते हैं। हमें जो रिपीटेटिव प्रैक्टिस है, जो असेंबली लाइन ऑपरेशंस है, उसमें हमको रोबोटिक्स लाना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल में रोबोटिक्स लाना चाहिए, हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाना चाहिए। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये हमें स्मार्ट फैक्ट्रीज के बारे में बात करना चाहिए, हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करना चाहिए। सो ये हर चीज़ों पर ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमें प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और
पर ध्यान देना ही देना पड़ेगा। हमें अपना स्पीड टू द मार्केट भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिनिमल हो जाए। एमएमएफ गारमेंट की तरह हमें सिंथेटिक गारमेंट के प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें प्रोसेसिंग जो हमारा वीक लिंक है पूरे वैल्यू चेन का, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है। हमें फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग पे थोड़ा सा फोकस देने की आवश्यकता है। अपैरल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, चुनौतियों और नई संभावनाओं पर 360 डिग्री नजरिया रखने के लिए मिथिलेश्वर ठाकुर, सेक्रेटरी जनरल AEPC, आपका शुक्रिया। SME एक्सप्रेस में इतना ही। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई टीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।